उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाली सभी माताओं, बहनों और भाई बंधुओं का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो सुपर टेट की एक और प्रैक्टिस सेट के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये टोटल 127 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो यदि आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप पुराने प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस में कितना है दम। तो हमारा पहला प्रश्न आपका मनोविज्ञान से स्टार्ट होगा। मनोविज्ञान आपके शिक्षण कौशल और जीवन कौशल के टोटल आपके पास शुरुआत में 30 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षक को मदद करता है। तो अगर कक्षा में जितने भी अभ्यर्थी होते हैं, जितने बालक होते हैं, उनकी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उनके बारे में अगर शिक्षक को पता होगा तो किस में मदद मिलती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर आप दे सकते हैं। शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में व्यक्तिगत भिन्नता का जो ज्ञान होता है वो मदद करता है। ठीक है, आपको क्या करना है भैया, हम सिर्फ प्रश्नों को पढ़ेंगे, आपको विकल्प को पढ़ना है और फटाफट आपको आंसर बताते चलना है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखते जाइएगा, जो भी आपका आंसर रहेगा। इससे क्या होगा कि सारे प्रश्न आपको रट जाएंगे और जो प्रश्न आपको गलत हो जाए तो वो प्रश्न एक कॉपी पर मत नोट करिएगा, उस प्रश्न किस टॉपिक से संबंधित है उसको नोट कर लीजिएगा, फिर बाद में जाकर उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको भैया, आप सभी लोग 2 साल से 3 साल से सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो इतने दिनों से सुपर टेट की तैयारी करने के बाद अगर आपके 120 नंबर नहीं आते हैं तो बड़े दुख की बात होगी। तो कम से कम 120 नंबर लाने की कोशिश करिए। हम प्रत्येक अभ्यर्थियों को 110 नंबर का टारगेट देते हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन्हें 110 नंबर का टारगेट देते हैं कि कम से कम 110 नंबर तो आना ही चाहिए। लेकिन आप सभी लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो अब आप 110 पर मत अटके रहिए, 110 से ऊपर बढ़िए, कम से कम 120 का टारगेट बना के चलिए। इतना आपके पास मिनिमम नंबर होना चाहिए, यानी कि सिलेक्शन में कहीं इफ और बट ना रहे। सिलेक्शन आपका 100% तैयार है जब भी आपका पेपर हो, और उम्मीद है 5-6 महीने के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगस्त में आपका नोटिफिकेशन यूपी टेट का आ सकता है और यूपी टेट के बाद आपका सुपर टेट होगा। ठीक है, तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारना है, रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। ठीक है, और आप अपने इसी प्रकार से अभ्यास बनाए रहिए। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो जो पढ़ा है ना वो सब भूल जाएंगे। तो जितना मेहनत करके सारी चीज़ों को आपने याद किया है, प्रैक्टिस सेट लगाकर उनको जो है ज्ञान है उसको आप बरकरार रखिए, भूलिए मत। ठीक है भैया, तो ही प्रैक्टिस सेट लगाने का उद्देश्य होता है कि जो हमने पढ़ा है वो हमारा याद बना रहे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, विद्यालय में कुछ बच्चे लंबे तथा कुछ छोटे हैं, कुछ गोरे हैं तथा कुछ काले हैं, कुछ प्रतिभाशाली हैं तथा कुछ मंद बुद्धि के हैं। ऐसा कथन किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था, ऐसा किस सिद्धांत पर आधारित है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो सिद्धांत होता है प्रजाति विभिन्नता का सिद्धांत होता है। तो प्रजातियों में जो विभिन्नता होती है उस सिद्धांत के आधार पर ये आपका दूसरा जो विकल्प है ये सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। गुणात्मक परिवर्तन जो होता है वो किससे संबंधित होता है? तो गुणात्मक परिवर्तन का संबंध किससे है ये आपको बताना है तीसरे नंबर के प्रश्न में। अच्छा, यहाँ पर मुझे लगता है जल्दबाजी में कुछ गलत हो गया है। जल्दबाजी में दूसरे वाले नंबर पे ज़रा देखिएगा। दूसरे वाला आपका जो प्रश्न है वो प्रजाति विभिन्नता नहीं होगा, वो व्यक्तिगत विभिन्नता होगा। जल्दबाजी में गलत हो गया है, इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। ये व्यक्तिगत विभिन्नता इसका एक के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये आपका चौथा विकल्प सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुणात्मक परिवर्तन का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो गुणात्मक परिवर्तन का जो संबंध होता है वो विकास से होता है। दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। चौथे नंबर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था को नामकरण विस्फोट की अवस्था कहा है? तो शैशवावस्था को नामकरण विस्फोट का नाम किसने दिया है? और यह नाम दिया है जीन पियाजे भाई साहब ने। विकल्प दूसरा आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसी प्रकार से प्रश्न पढ़ना है, फटाफट सारे आंसर बताते जाना है। जो आंसर आपको नहीं आ रहा है वो किस टॉपिक से संबंधित है उसको एक कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और फिर इस वीडियो लेक्चर के बाद जाके वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यही प्रैक्टिस सेट लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है और इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप ऐसा मत करिएगा कि आपको जो प्रश्न नहीं आते हैं फिर आपने उसको पढ़ा ही नहीं। आपने उस टॉपिक को अगर नहीं पढ़ेंगे तो अगली बार अगले प्रैक्टिस सेट में वो प्रश्न आएगा
उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आएगा तो फिर जवाब नहीं दे पाएंगे। तो हमारी क्या कमजोरियां हैं यही हमें पता चलता है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने से। 5वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है, संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ी हुई है? तो संवेगात्मक क्रांति का जो संबंध है वो किस अवस्था से सर्वाधिक है? तो सबको पता है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, आसान प्रश्न है ये। किशोरावस्था यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, विकास के संदर्भ में कौन सा आनुवांशिक विकास केवल बालिकाओं में पाया जाता है? तो बालिकाओं में कौन सा विकास पाया जाता है ये बताना है आपको। सिर्फ बालिकाओं में पाया जाता है तो उसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। कहाँ पर है? आपके पहले वाले विकल्प में है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, बालिकाओं में आपको पता है बालिकाओं में XX पाया जाता है तो इसकी संख्या 46 होती है। लेकिन इस बीमारी के कारण जो टर्नर सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है तो जो X होता है उसकी संख्या 46 ना होकर 45 होती है। ठीक है, तो ये अनुवांशिक बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, विकास रुक जाता है। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर के प्रश्न पर, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को किस शब्द से निरूपित किया जा सकता है? यदि कोई व्यक्ति है वो अपना ही मूल्यांकन करे और नकारात्मक भी करे और सकारात्मक भी कहे तो उसको हम लोग किस शब्द से परिभाषित कर सकते हैं? तो ये जो शब्द है वो वहाँ पर आपका आत्मसम्मान बिल्कुल सही रहेगा। चौथा विकल्प इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, अभिप्रेरणा का एक सिद्धांत है जिसको हम लोग प्रोत्साहन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? सॉरी, ये बोल्स और कॉफमैन ने दिया था। कहाँ पर है? आपके पहले विकल्प में ये उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं, इन चारों विकल्पों में से आपको ढूंढना है कौन सा अधिगम की विशेषता नहीं है। तो अधिगम की विशेषता नहीं है ये आपको ढूंढना है इन चारों विकल्पों में से। ठीक है, तो अधिगम की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है भैया, ढूंढने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर जो मात्र शब्द लिखा है इसके कारण हमारा तीसरा वाला विकल्प सही रहेगा। अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है, यानी तीसरा वाला विकल्प गलत है और जो गलत है वही इस प्रश्न के लिए सही है। आगे बढ़ते हैं, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना कौशल सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो जब हम पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ पर हमारा प्रस्तावना एक प्रकार का कौशल होता है, तो वो किस नियम पर आधारित होता है? सीखने के किस नियम पर आधारित होता है? तो ये सीखने की तत्परता का जो नियम होता है उस नियम पर आधारित होता है हमारा प्रस्तावना कौशल। आगे बढ़ते हैं, अभिप्रेरणा चक्र के अंतर्गत सम्मिलित है। तो अभिप्रेरणा चक्र के अंतर्गत कौन कौन आता है यही आपको बताना है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिले तो हमने आपको बताया है अगर कहीं उपयुक्त सभी लिखा हो तो वहीं पर आप टिक लगाइएगा। आपका चौथा विकल्प इसमें सही है। अभिप्रेरणा जो चक्र होता है उसके अंतर्गत प्रमोद, प्रोत्साहन, लक्ष्य ये सभी आते हैं। ठीक है, चल भैया आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, बाद में विकल्प पढ़ेंगे। जब एक अध्यापक एक दिव्यांग विद्यार्थी को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ समूह की गतिविधियों में शामिल करता है तो उसका क्या उद्देश्य होता है? तो कोई दिव्यांग विद्यार्थी अगर कक्षा में आता है और अन्य विद्यार्थियों के साथ उसको गतिविधियाँ कराई जाती हैं तो किस प्रकार उसका क्या उद्देश्य होता है ये यहाँ पर बताना है। तो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो भी आपको प्रश्न मिलेगा वहाँ पर समावेशी शिक्षा मिलेगा तो उसको आप टिक तुरंत करिएगा। तो यानी कि दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। वो क्या करता है, अध्यापक समावेशी शिक्षा की भावना का विकास करता है, यानी कि अन्य विद्यार्थियों, दिव्यांग विद्यार्थियों को ये न लगे कि हमारे अंदर कुछ कमी है, इसलिए वो अन्य के साथ गतिविधियाँ कराता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है रुचिता। रुचिता हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। जैसे गणित का कोई प्रश्न दे दिया गया तो एक से अधिक समाधान निकालने की कोशिश करती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। मौलिक मतलब उसके स्वयं के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो रुचिता कौन से विचारों का प्रदर्शन कर रही है? तो यहाँ पर रुचिता के ऊपर कौन सा विचार लागू है, वो किस प्रकार के विचारों का प्रदर्शन कर रही है? तो सृजनात्मक जो विचार होते हैं उनका ये सृजन कौशल का यहाँ पर विकास हो रहा है, यानी कि सृजनात्मक विचार वो प्रस्तुत कर रही है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पर। गणित कौशल संबंधी जो विकार होते हैं वो उसका क्या नाम है? तो गणित के जो प्रश्न होते हैं उसको जोड़ने घटाने संबंधी हमारी जो समस्याएं होती हैं, वो जो बीमारी होती है उस बीमारी को किस नाम से जानते हैं? तो गणित में क्या होता है, कैलकुलस होती है। कैलकुलस तो कक्षा 12 में पढ़ाया जाता है, लेकिन कैलकुलेट, हम लोग गणित के प्रश्नों को कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं। तो यहीं से इसका आंसर निकल के आएगा डिसकैलकुलिया। ठीक है,
कैलकुलिया मतलब कैलकुलेट से आप समझ सकते हैं, तो डिसकैलकुलिया ये आपका सही रहेगा। और बाकी के 3 जो है इनके बारे में भी अच्छे से जान समझ लीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सक्रिय अनुबंधन पर आधारित है। तो सक्रिय अनुबंध पर सक्रिय अनुबंध का आधार कौन सा है, यही आपको बताना है। 15 नंबर के प्रश्न में आसान प्रश्न है, पुनर्बलन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। ये अगले प्रश्न में एनसीएफ 2005 से संबंधित एक प्रश्न आता ही रहता है, तो यहाँ पर भी उपस्थित है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को किस प्रकार से नियोजित करने की आवश्यकता है। देखो यहाँ पर ये शिक्षक लिखा है ना, शिक्षक, ये गलत है। यहाँ शिक्षक नहीं है, शिक्षा है। शिक्षक को थोड़ी नियोजित किया जाता है, शिक्षक को तो सरकारी नौकरी मिल जाती है, वो तो अपना काम करता है। तो शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है। तो जो शिक्षा है वो अभिरुचि के अनुसार नियोजित की जा रही है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षा व्यवस्था होती है, यानी किस प्रकार से पढ़ाना है, वो अभिरुचि के अनुसार होती है, बालकों की अभिरुचि के अनुसार। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है स्मिथ। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में किसे कार्यवाहक माना है। तो स्मिथ ने कहा था कि जो शिक्षा होती है वो त्रिध्रुवीय होती है, 3 उसके ध्रुव होते हैं, उसमें एक कार्यवाहक होता है। तो कार्यवाहक कौन सा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा में भैया होता है विद्यार्थी नहीं, शिक्षक। यहाँ पर दूसरा विकल्प शिक्षक सही होगा। तो स्मिथ ने क्या कहा था कि शिक्षक जो होता है वो कार्यवाहक होता है, ये पहला ध्रुव होता है। दूसरा ध्रुव होता है विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या होता है, लक्ष्य और उद्देश्य होता है। और तीसरा ध्रुव क्या होता है, पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम क्या होता है, मध्यस्थ होता है। तो उसको याद कर लीजिएगा, 3 ध्रुव होते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक जो होता है वो कार्यवाहक होता है, यानी जो काम करता है। जो विद्यार्थी होता है वो लक्ष्य अथवा उद्देश्य होता है। और जो पाठ्यक्रम होता है वो मध्यस्थ यानी बीच का भाग होता है, मध्यस्थ होता है। 18 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, हाँ, आगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। अच्छा, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009 में जिसे लागू किया गया है, उसके बारे में कौन सा जो कथन है वो असत्य है, ये आपको बताना है। तो ये जो अधिकार अधिनियम है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है, 6 से 18 वर्ष पर लागू नहीं होता है। तो चौथा वाला जो कथन है वो गलत है। 19 नंबर पर चलते हैं। एक शिक्षक जब छात्रों को क्या, कितना, कैसे पढ़ाना है, इस पर चिंतन करता है। एक शिक्षक कक्षा में जाता है और छात्रों को क्या है, कितना है, कैसे है, ये सब पढ़ाना चाह रहा है, तो वो किस प्रकार से के शिक्षण सिद्धांत का उपयोग करेगा, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका विषय वस्तु चयन का सिद्धांत लागू होगा, यानी कि आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है B.F. स्किनर। इनके अनुसार वर्तमान शिक्षा में निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो 20वें प्रश्न में आपने निर्देशन के बारे में पढ़ लिया। निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, और वैज्ञानिक हैं B.F. स्किनर। तो स्किनर भाई साहब ने, अब यहाँ पर विकल्प जरा देखिएगा ध्यान से, विकल्प आपके कौन से सही होंगे। विकल्प आपके सामने आ गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा विकल्प लिखा गया है, ये तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचियों, अब क्षमताओं एवं अवसरों के अनुकूल चुनाव करने में सहायता प्रदान करना, यही मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो आपका, चलो ये खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में क्षत्रिय बालकों की जो ऊपरी भाग की वेशभूषा होती थी वो कैसी होती थी। तो ऊपरी भाग की जो वेशभूषा होती थी क्षत्रिय बालकों में वो कैसी होती थी, वो तीसरे नंबर का जो आपका विकल्प है, धब्बेदार हिरण की खाल का वस्त्र होता था। ये किसका होता था, आपके क्षत्रिय बालकों का होता था। ठीक है, ब्राह्मण बालकों में क्या होता था, ब्राह्मणों में काले हिरण की खाल का वस्त्र होता था। और जो वैश्य होते थे उनमें ये दूसरा वाला बकरी की खाल का वस्त्र होता था। तो ये है क्षत्रिय का, ये है ब्राह्मण का ऊपर वाला, और बीच वाला बकरी की खाल होता था किसका, आपका वैश्य का। ठीक है, व्यापारी वर्ग का। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से सब पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी कि अगर कक्षा में आप जाते हैं पढ़ाने के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे।
तो सबसे पहला काम है कि विद्यार्थियों को उस विषय को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, यानी अधिगम की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना। आपका तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ऐसा नहीं होता कि क्लास में आप गए, जैसे आपको सरकारी नौकरी मिल गई, आपको कक्षा 4 पढ़ाने को मिल गया, तो आप क्लास में गए, किताब खोली, फटाफट पढ़ाने लगे। पहले 2-3 मिनट बच्चों से बात करिए, उनको समझाइए क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना है, और अधिगम की परिस्थितियाँ उत्पन्न करिए, कुछ प्रश्न पूछिए, आज ये हम पढ़ाने वाले हैं, क्या इसके बारे में कुछ जानते हो। ऐसा कुछ किया जाता है, यानी कि कुछ गप सड़क का लड़ाया जाता है, कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण सूक्ष्म कक्षा के आकार, समय और विषय वस्तु के आधार पर वास्तविक शिक्षण की कठिनाइयों को कम करती है। सूक्ष्म शिक्षण की जो परिभाषा है ये किसने दिया था? अब विकल्पों को देख लेते हैं, विकल्प आपके नीचे हैं। तो 23 नंबर में आपका क्या सही होगा? 23 नंबर में हमारा तीसरा जो विकल्प है, पासी, बी के पासी ने, ये जो विकल्प है तीसरा वाला बी के पासी, यहाँ पर बी के पासी ने ऐसा कहा था। ठीक है, तो चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पे। 24 नंबर के प्रश्न पर मूल्यांकन, एक मिनट, बी के पास ही, एक मिनट फिर से पढ़ते हैं। ये 23 नंबर का प्रश्न फिर से देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है कक्षा के आकार, समय और विषय वस्तु के आधार पर वास्तविक शिक्षण की कठिनाइयों को कम करती है। तो ऐसा 23 नंबर के प्रश्न में एलन ने कहा था, पासी ने कहा था भैया, एलन ने कहा था, इसको सुधार लीजिएगा। आपका दूसरा वाला यहाँ पर सही होगा 24 नंबर पर। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। ये परिभाषा किससे संबंधित है? ये ऐसा किसने कहा था? अच्छा, इसमें कथन वाले जो प्रश्न कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, आपके पेपर में इतने कथन के प्रश्न नहीं मिलेंगे, 1 या 2 प्रश्न आपके कथन के मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है, ऐसा किसने कहा था? तो 24 नंबर में ऐसा कहा था हमारा माइकलिस ने। तो आपका तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। चल भैया, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संवेग, जो हमारे मन में वेग उत्पन्न होता है, कभी गुस्सा आता है, कभी प्रेम होता है, कभी घृणा होती है, तो इसी को हम लोग संवेग कहते हैं। तो ये होती उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही। 26 नंबर पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव कौन डालता है? तो अधिगम पर जो सकारात्मक प्रभाव डालता है वो अर्थपूर्ण संबंध डालता है। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान एक दूसरे के क्या होते हैं? तो जो सैद्धांतिक ज्ञान होता है और प्रायोगिक ज्ञान होता है वो एक दूसरे के, भैया खाली स्थान में भरा जाएगा, पूरक, एक दूसरे के पूरक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेसरी जो शिक्षा प्रणाली होती है उसमें बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? तो आपके आसपास कोई ना कोई मॉन्टेसरी स्कूल होगा, उसमें सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाया जाएगा? तो उसमें जो सबसे पहले मॉन्टेसरी जो पद्धति होती है उसमें लिखना सिखाया जाता है, क्योंकि मॉन्टेसरी पद्धति का मानना है कि लिखना सबसे आसान होता है, सिर्फ मात्रा ही तो बनाना है, लाइनें खींचना है, यानी लिखना आसान होता है, पढ़ना और बोलना मुश्किल होता है, इसलिए सबसे पहले लिखना सिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं? तो वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं? तो उस वैज्ञानिक का नाम था चॉम्स्की। विकल्प तीसरा आपका यहाँ पर सही है। आगे 30 नंबर पर बढ़ते हैं। रॉबर्ट एम गैने के अनुसार अधिगम कितने प्रकार का होता है? तो गैने जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार जो अधिगम होता है वो आपका 8 प्रकार का होता है। इन 8 प्रकार के अधिगम का एक बार आपको नाम बता देते हैं। तो पहला नंबर पे संकेत अधिगम होता है, दूसरे पे उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम होता है, तीसरे पे श्रृंखला अधिगम होता है, चौथे नंबर पर शाब्दिक सहचर्य अधिगम होता है, पाँचवें नंबर पर बहुविभेदन अधिगम होता है, और छठवें नंबर पर संप्रत्यय अधिगम होता है, सातवें नंबर पर नियम अथवा सिद्धांत अधिगम है, और आठवां जो होता है सबसे आखिरी वाला वो होता है समस्या समाधान अधिगम। तो इस प्रकार से कुल मिला के 8 अधिगम होते हैं। इसको किसने बताया था? एम गैने ने बताया था।
आगे हमारे पास यहाँ पर जो प्रश्न है वो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, तो चलिए फटाफट इन्हें हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें है कि पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा आता है उसमें चंद्रमा और जो सूर्य होते हैं उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति का क्या अनुपात होता है। तो पृथ्वी पर जो समुद्र होते हैं उसमें ज्वार भाटे आते हैं। ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण ये होता है कि जो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है उसी कारण पानी जो है ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इसमें सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है, तो उनका क्या अनुपात है यही आपको बताना है। तो यहाँ पर जो अनुपात होगा वो होगा 11:5। पहला आपका जो विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही है, यानी 11 अनुपात में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण काम करता है और 5 के अनुपात में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अनुपात में काम करता है। तो इन दोनों के सम्मिलित रूप से पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी पवन है जिसे हम लोग डॉक्टर पवन कहते हैं। तो डॉक्टर पवन के नाम से किसे जाना जाता है। तो डॉक्टर पवन को हम लोग हरमट्ट पवन कहते हैं। और यहाँ पर आपका हारमैट लिखा है, कोई बात नहीं, अनेक किताबों में हरमट्ट लिखा होता है, तो आपका दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। ये कहाँ पर बहती है, ये जो है पवन ये गिनी की खाड़ी में बहती है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में अधिकतम और न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्यों का है। तो अधिकतम जो लिंगानुपात है वो आपके कहाँ का है, केरल का है, और जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो हरियाणा का है, यानी कि तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बृहद हिमालय में स्थित नहीं है। इस नहीं शब्द को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। तो बृहद हिमालय में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है। तो ये जो दर्रे हैं भैया सब रट लीजिएगा। आप लूसेंट की किताब उठाएंगे उसमें 8, 10, 15 दर्रे इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, उनको रट लीजिएगा। ये कहाँ पर हैं और ये किन दो स्थानों को आपस में जोड़ते हैं। दर्रा क्या होता है, जो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में एक सकरा सा रास्ता होता है, आने जाने का जो रास्ता बन जाता है प्राकृतिक रूप से, उसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। तो 34 नंबर में बृहद हिमालय में कौन सा दर्रा नहीं है, ये रोहतांग दर्रा आपके बृहद हिमालय में नहीं है। और बाकी के सिपकीला, जेजेला और नीति दर्रा जो है वो बृहद हिमालय में है। और रोहतांग कहाँ है, रोहतांग जो दर्रा है वो आपके लघु हिमालय में है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। ये जो आपका रोहतांग दर्रा है ये किसको जोड़ता है, मनाली। पिछले साल हम भी मनाली घूमने गए थे, तो मनाली को आगे आप और ऊंचाई पर जाएंगे तो लेह और लद्दाख मिलता है। तो मनाली को लद्दाख से जोड़ता है कौन सा, ये रोहतांग दर्रा। ठीक है। सिपकीला मतलब होता है शिमला, सिपकीला से बनता है शिमला। तो ये किसको जोड़ता है, शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। जेजेला दर्रा आपका बृहद हिमालय में है, तीनों बृहद हिमालय में है। तो जेजेला जो दर्रा है वो सिक्किम में है, पूर्वी भारत में है, सिक्किम में है। और सिक्किम को किससे जोड़ता है, लहासा से जोड़ता है। और नीति का मतलब होता है अच्छे काम करना, नीतियाँ बनाना। लेकिन चाइना ऐसा देश है जो नीतियाँ नहीं बनाता है, भारत के लिए गड़बड़ ही करता है। तो नीति का मतलब होता है अच्छी नीतियाँ बनाना, यानी भारत को चाइना से जोड़ता है, चाइना को अच्छी नीतियाँ सिखाता है भारत, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो नीति भारत और चाइना को जोड़ता है। जेजेला जो है वो सिक्किम में है, और किसको जोड़ता है, सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। सिपकीला शिमला और तिब्बत के बीच में सेतु का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष में सम्मिलित नहीं है। तो मिशन इंद्रधनुष में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो अपूंजीकरण, ये आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके बारे में चलो देख लेते हैं। चलो हटाओ छोड़ो, इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है ये, आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब किया गया था। तो भारतीय महिला बैंक की जो स्थापना किया गया था वो नवंबर 2013 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। जनगणना तिथि और जन्म तिथि के बीच अंतराल को क्या कहा जाता है। तो जो आपकी जनगणना तिथि होती है और जन्म तिथि के बीच में जो अंतराल होता है उसको हम लोग आयु संरचना के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर पर। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो जो हमारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, तो प्राथमिक और द्वितीयक जो क्षेत्र की जो गणना की जाती है वो उत्पादन विधि से किया जाता है। आय विधि से किसकी गणना की जाती है, आय विधि से तृतीयक क्षेत्र की गणना की जाती है। और व्यय विधि से किसकी गणना होती है, व्यय विधि से निर्माण कार्य की गणना किया जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़े। जेल में भूख हड़ताल करने के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई है।
तो ऐसे महान जो क्रांतिकारी थे उनका नाम है जतिन दास। ऐसे महान क्रांतिकारियों के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, जानिएगा। इतिहास में तो सिर्फ महात्मा गांधी के ही बारे में लिखा गया है, महात्मा गांधी को छोड़कर बहुत सारे महान क्रांतिकारी हुए हैं। तो जतिन दास कहाँ पर थे? लाहौर की जेल में थे। इनके साथ भगत सिंह भी थे। इन्होंने, देखिए, आप एक दिन तक भूखे नहीं रह सकते हैं, हम और आप एक दिन तक भूखे नहीं रह सकते हैं। ये 64 दिन तक भूखे थे और 64वें दिन इनकी मृत्यु हुई थी। 1929 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये जब आपका इनकी मृत्यु हुई थी तो इन सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें युवा दधीची के नाम से कहा था। इनका जो नामकरण किया था युवा दधीची कहा था, क्योंकि प्राचीन काल में दधीची ऋषि के द्वारा जो हड्डियां थीं उनका प्रयोग करते हुए अस्त्र बनाए गए थे। तो उन्होंने कहा था जतिन दास ने ऐसी कुर्बानी दिया है कि अब जो भारतीय इतिहास में, भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में ये दधीची का काम करेगा। तो इनके बारे में पढ़िएगा, बहुत ही महान क्रांतिकारी थे। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर में आपको जोड़ा मिलाना है। कौन सा समाज कहाँ पर उपस्थित है? तो चलिए मिलाते हैं। सत्य शोधक समाज ये कहाँ जाएगा? ये महाराष्ट्र में जाएगा। आर्य समाज उत्तर प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ भाग है, यानी कि उत्तर भारत में जाएगा। सरीन सभा आपके पंजाब में है। और श्री नारायण धर्म परिपालन सभा ये कहाँ पर है? ये आपका बचा है केरल में। तो कुल मिला के आपका जो विकल्प है वो कौन सा सही रहेगा? 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 कौन सा विकल्प सही है? आपका दूसरा नंबर वाला विकल्प यहाँ पर सही है। ठीक है, चल भाई आगे बढ़े। निम्न में से कौन एक व्यक्ति जो है आत्मीय सभा से जुड़ा हुआ नहीं है? तो आत्मीय सभा का संबंध किससे नहीं है ये आपको बताइएगा। देखो आगे बढ़ते हैं। आत्मीय सभा का जो संबंध नहीं है वो केशव चंद्र सेन से है। तो केशव चंद्र सेन ने जिस संस्था की स्थापना किया था उसका नाम है भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, और आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा का स्थापना किया था 1815 में राजा राम मोहन रॉय ने। और ये जो आपके 3 नाम बाकी के लिखे गए हैं ये इस सभा से जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दिया गया है? तो महक परी के नाम से, जो महक परी है उसके नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बेगम हजरत महल महक परी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये जो है आपके कहाँ पर थी? लखनऊ में थी। आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन रॉय को राजा किसने कहा था? राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने। पहला विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। तो भारत में द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू की गई? तो ये आया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ऐसा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके व्यादेशित है? यानी कि आपको भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में कार्यों का बंटवारा किया गया है। और ये ऐसा कहाँ पर लिखा गया है? भारतीय संविधान में। तो ऐसा लिखा गया है भारतीय संविधान में जो भाग 4 है, जिसमें हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उसमें आर्टिकल 50 है। आर्टिकल 50 में ऐसा कहा गया है कि जो हमारी न्यायपालिका होती है उसको कार्यपालिका से अलग किया जाना चाहिए। तो ये कहाँ पर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 50 में है। ठीक है, कौन से भाग में? भाग 4 में है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर पे, निम्न में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र में मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित किया गया? तो ऐसा किया गया था 91वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। और ये कब की बात है? 2003 की बात है। इसमें कहा गया था कि टोटल जो हमारी लोकसभा होगी उसके 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी कहानी थी। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब किया गया? तो नीति आयोग सबको याद है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपके बात है 2015 की। 1 जनवरी 2015 में ऐसा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर पे, राज्य मंत्रिपरिषद के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यों में जो मंत्री होते हैं यानी कि उनके मिला के जो मंत्रिपरिषद बनती है उसमें वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है विधानमंडल। कहाँ पर है? आपके दूसरे विकल्प में है। ठीक है, विधानमंडल। और केंद्र सरकार में लोकसभा करती है और यहाँ पर विधानमंडल करेगा। ये लोग अपना वेतन अपने हिसाब से बढ़ा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर पर, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है कानपुर में।
आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितने जनपदों में तेंदुआ बचाव केंद्र की स्थापना किया गया है? तो तेंदुआ जो बचाव केंद्र है वो हाँ कितने जनपदों में है ये आपको बताना है। तो ये है आपका टोटल 5 जनपदों में। कौन सा आपका विकल्प रहेगा? तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। और चलिए कहाँ कहाँ पर इसको देख लेते हैं। ये 5 जो ज़िले कौन कौन से हैं? पहला है मेरठ, दूसरा है चित्रकूट, तीसरा है इटावा, फिर गोरखपुर और पीलीभीत। यहाँ पर आपके जो है तेंदुआ बचाव केंद्र हैं। 5 ज़िले हो गए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार कब से लागू है? तो लागू है ये 2011 से। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ में किसने स्वतंत्रता संग्राम 1857 की कमान संभाली थी? तो मेरठ में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी बागडोर किसके हाथों में थी? तो मेरठ में जो बागडोर थी वो कदम सिंह के हाथों में थी। ठीक है, तो मेरठ में भैया कदम सिंह थे। वीर सिंह बुंदेला कहाँ पर थे? तो वीर सिंह जो बुंदेला थे ये ओरछा में थे। और ये देवी सिंह बिगुल, इनका पूरा नाम है बिगुल देवी सिंह, ये कहाँ पर हैं? तो ये मथुरा से संबंधित है। इन तीनों नामों को आप जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत के जो ओजोन परत का नुकसान होता है वो किस गैस के कारण होता है? तो CFC के कारण होता है। तो CFC के कारण ओजोन परत का नुकसान होता है, इस चीज़ को जानते रहिए। और इसको बचाने के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई है? तो ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की संधि किया गया है। ये कहाँ पर है? ये आपके चौथे विकल्प में है। और ये कब की बात है? 1987 की बात है। 1987 में ऐसा किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर के प्रश्न पर। बायोस्फीयर के संबंध में कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो बायोस्फीयर में अगर हमें जो जैविक घटक होते हैं, जो अजैविक घटक होते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके बीच में जो आपस में संबंध होता है वही हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। तो इसमें कौन सा आपका सही रहेगा? तो इसमें आपका पहला वाला जो विकल्प है ये पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर पर। यदि किसी ईमेल, अब यहाँ पर 5 प्रश्न आपके कंप्यूटर वाले हैं, ठीक है। यदि किसी ईमेल के सेंडर तथा रिसीवर एक ही सिस्टम पर हैं तब हमें 2 की अवधारणा होती है, यानी किस प्रकार की अवधारणा होती है? तो जैसे इसका कहने का मतलब है चाहे मोबाइल से भेजिए चाहे लैपटॉप से भेजिए, आप भेज कर भी देख सकते हैं कि अगर हमें ईमेल भेजना है और हम ही रिसीव कर रहे हैं, हम ही भेज रहे हैं, जैसे आप अपने मेल पर खुद ही ईमेल कर सकते हैं, भेज सकते हैं, तो इसको हम लोग यूजर्स के नाम से जानते हैं, यानी अपने खुद ही अपने मेल पर अपनी मेल भेजना, ठीक है, इसको यूजर्स कहते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर पर। वेब पर पोस्ट किए गए व्यक्तिगत लॉग या जनरल प्रविष्टियाँ क्या कहलाती हैं? तो यहाँ पर शुद्ध हिंदी लिखा गया है। इसका कहने का मतलब है जो आपकी वेबसाइट होती है, वेबसाइट पर आप कुछ अपने बारे में लिखते हैं या किसी दूसरे के बारे में लिखते हैं या किसी विषय वस्तु के बारे में कुछ लिखते हैं तो उसको क्या कहलाते हैं? तो उसको हम लोग ब्लॉग कहते हैं। ब्लॉगिंग करना आपने सुना होगा, यूट्यूब पर भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करते हैं, तो वो लोग वीडियो बना के ब्लॉगिंग करते हैं और जब आप वेबसाइट पे जाके लिखते हैं तो उसको ब्लॉगिंग कहते हैं, यानी ब्लॉग कहते हैं। आपका तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। 58 नंबर पर ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की सामग्री का वर्णन करती है। तो संदेश जो हम ईमेल पर भेजते हैं वो किस प्रकार से है, किससे संबंधित है, उसके बारे में अगर आपको बताना है तो आप कहाँ पर बताएंगे? आपने अगर ईमेल, ऐसे बहुत सारी माताएं बहनें हैं और भाई बंधु हैं जिन्होंने आज तक मेल नहीं भेजी है, तो आपके जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसमें आपका जीमेल होता है, तो आज भेज कर देखिएगा तो उसमें ये सारे जो शब्द होते हैं लिखे रहते हैं। यहाँ पर टू का क्या मतलब होता है? जब मेल भेजेंगे तो वहाँ ऊपर टू लिखा होता है। टू का मतलब होता है कि आप जिसे भेज रहे हैं उसका मेल एड्रेस डालना होता है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी कि आप किसी को इसका डुप्लीकेट कॉपी भी भेजना चाहते हैं तो वहाँ पर CC लिखा। जैसे आपने मान लीजिए किसी मनोज नाम के लड़के को आप ये भेज रहे हैं तो वहाँ पर मनोज का ईमेल आईडी कहाँ पर डालेंगे? टू में डालेंगे। लेकिन आप ये चाहते हैं कि सुरेश को, रमेश को और महेश को भी ये सारे मेल पहुँच जाएँ, तो सुरेश के, रमेश के, महेश के जो ईमेल आईडी हैं वो CC में डालेंगे। और सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं? जैसे हम लोग प्रार्थना पत्र लिखते हैं जिसमें लिखा जाता है विषय,
तो जो प्रार्थना पत्र किस विषय से संबंधित है वहाँ पर विषय के आगे लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट वही आपका मेल में होता है कि आपका मेल किस से संबंधित है, किस विषय से संबंधित है, उसको सब्जेक्ट में लिखा जाता है। तो ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो आपका आंसर जो होगा वो संदेश की सामग्री का वर्णन कौन करता है, वो आपका ये तीसरा वाला सब्जेक्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ें, कुछ ज़्यादा ही समझा दिया। 59 नंबर में वह प्रोग्राम रिलेशनशिप जिसमें एक प्रोग्राम सर्विस या रिसोर्स के लिए दूसरे से अनुरोध करता है जो कि मंगाई गई सेवा प्रदान करने के लिए तत्पर होता है, क्या कहलाता है। तो 59 नंबर में आपका क्या सही रहेगा। 59 नंबर में जब हम लोग अनुरोध करते हैं हम कुछ मंगाने के लिए तो आपका क्या कहलाता है भैया, क्लाइंट सर्वर कहलाता है। दूसरा वाला यहाँ विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल या सेल के विषय में सत्य है। तो ये थोड़ा बहुत डीपली कुछ प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है। इतना खतरनाक प्रश्न आपके पेपर में नहीं आएगा, आसान से प्रश्न आएंगे। पिछली आप शिक्षक भर्ती देखिएगा 2019 वाली, तो इतने खतरनाक प्रश्न नहीं आएंगे, आसान प्रश्न आएंगे। यहाँ पर ये 60वां नंबर का जो प्रश्न है कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प रहेगा वो पहला वाला विकल्प सही रहेगा। कर्नेल और सेल क्या होता है उसके बारे में आप पहले विकल्प में पढ़ लीजिए। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है, प्रोग्राम्स को सरल तथा मेमोरी आवंटित करता है, कम्युनिकेशन तथा फाइल स्टोर हैंडल करता है। सेल क्या करता है, सेल प्रयोक्ता तथा कर्नेल के मध्य इंटरफेस का काम करता है। तो ये आपका पहला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे हमारे पास संस्कृत के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो संस्कृत हमारा मुख्य विषय नहीं है, इसके लिए पिछले सुपर टेट के पेपर में एक विशेष रणनीति बनाई थी हमने। अगर आप भी वो जानना चाहते हैं तो पिछला प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, वहाँ पर हमने बताया था कि इन 10 प्रश्नों के लिए हमने क्या योजना बनाई थी। तो आप भी वैसा ही कर सकते हैं अगर आपका संस्कृत एक कमज़ोर विषय है तो। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है ऐच्छन में निहित मूल्य क्या है। तो ऐच्छन जो है वो शब्द किससे बना है, तो इस यानी कि जो इच्छा होती है उससे बना है। पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। दूसरे प्रश्न में यानी 62 नंबर के प्रश्न में आपको इसको पढ़ना है और इसमें बताना है कि प्रस्तुत श्लोक में किस छंद से लिया गया है। तो इसमें जो श्लोक है आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा श्लोक पढ़िए और इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है ये आपको बताना है। तो छंद वगैरह आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो इसमें जो है जिस छंद का प्रयोग किया गया है वो है इंद्र बज्रा। इंद्र बज्रा जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बार बार आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कृच्छान लब्धा किससे संबंधित है। इसका जो संबंध किससे है 63 नंबर में। तो ये जो शब्द है ये पंचमी तत्पुरुष है। चौथा विकल्प यहाँ पर आपका बहुत सही रहेगा। छत्र छाया में जो सूत्र है, जो नियम है, वो कौन सा नियम लग रहा है छत्र छाया में। तो इसमें जो नियम लगेगा वो आपका 6 और चा लगेगा, 6 चा का नियम लगेगा, यानी चौथा विकल्प इसमें आपका सही रहेगा। प्रथमा विभक्ति का सूचक कौन सा होता है। तो प्रथमा विभक्ति का जो सूचक होता है वो लिंडम होता है, लिंग होता है एक प्रकार से। तो आपका 5वां नंबर 65 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आ प्रथमांत के साथ समानाधिकरण होने पर वर्तमान काल यानी लट लकार में के स्थान पर जो धातु जुड़ती है वो क्या जुड़ती है। तो लट लकार, लोट लकार, ये सारी बहुत कठिन चीज़ें होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जानकारी होगी। आपको नहीं पढ़ा है तो उसका जो है तुक्का भी मार सकते हैं। यहाँ पर श्रुत आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बी निपात किस शब्द में नहीं है। तो बी जो निपात है वो किस शब्द में नहीं है, इनमें से चारों में से किस में नहीं है। तो ये आपके विश्वास में नहीं है, तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। ये आपको पढ़ना है, ये जो कथन दिया गया है इसको पढ़ना है और इसको पढ़ के आपको एक प्रश्न का आंसर बताना है कि मणि से भूषित सर्प किस प्रकार का होता है। तो मणि से भूषित जो, पहले इसमें क्या करिएगा, अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न मिलता है जिसमें गद्यांश या पद्यांश दिया रहता है तो पहले प्रश्न पढ़िएगा, बाद में गद्यांश और पद्यांश पढ़िएगा। ठीक है, तो मणि से भूषित जो सर्प है यहाँ पर लिखा गया है कि मणि से भूषित जो सर्प होता है वो कैसा होता है, भयंकर होता है। तो आपका भयंकर यानी तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, भास के रूपों में रामायण का संबंध किससे है। तो भास ने जितने भी नाटक लिखे हैं, जितने भी काव्य लिखे हैं, उसमें रामायण का संबंध किससे है। तो भास का एक जो नाट्य काव्य है जिसका नाम है अभिषेकम, इसका जो संबंध है वो रामायण से है। पहला विकल्प आपका सही रहेगा। ना प्रथमांत किस शब्द का सूचक है।
तो जो ना प्रथमांत है वो किस शब्द का सूचक है, तो ये है नृ शब्द का सूचक है। आपका दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार के से संस्कृत के 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। अब अपना फेवरेट सब्जेक्ट आ जाएगा, फेवरेट सब्जेक्ट है हिंदी। इसके 20 प्रश्नों को फटाफट सॉल्व करते हैं। हिंदी के 20 प्रश्न तो भैया गलत होने नहीं चाहिए, बिल्कुल 20 में से 20 आप लोग सही करिएगा, ठीक है। तो इसमें पहला है, जीह्वा के स्थान पर स्वरों में कितने भेद होते हैं। तो सब लोग कर लेंगे ना, जीह्वा के स्थान पर स्वरों में भेद बता लेंगे कितना होता है। तो जीह्वा के स्थिति यानी जीह्वा जो हमारी हम लोग शब्द बोलते हैं तो जबान से ही बोलते हैं, इसकी स्थिति के आधार पर जो स्वरों के भेद होते हैं वो 3 होते हैं, पता है ना सबको। पहला होता है अग्र। अग्र में कौन कौन से अक्षर आते हैं, छोटा ई, बड़ी ई, री, ए और ए, ये शब्द आते हैं। मध्य में सिर्फ एक ही शब्द होता है, छोटा आ। और पश्चिम में होता है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये आपके 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। आगे बढ़े, गलत नहीं करना भैया, हिंदी का एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है। निम्न में से किस विकल्प में कोर और कौर शब्द का सही अर्थ बताया गया है। इसका आपको सही अर्थ बताना है। तो कोर मतलब क्या होता है, कोना या किनारा। और कौर मतलब जैसे अवधी भाषा में कहते हैं कि छोटा सा कौर है, खा लो, बच्चों को खाना खिलाते समय छोटा सा कौर है, खा लो। तो कौर मतलब होता है भोजन खिलाना, यानी ग्रास, इसका हम लोग ग्रास भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका सही अर्थ है, पहला विकल्प यहाँ पर सही है। इसमें बताना है चारों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो चारों में स्त्रीलिंग कौन सा है, चारों में जो स्त्रीलिंग है वो है श्रीलंका। श्रीलंका आपका स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चलो भैया चारों विकल्पों को पढ़ो और बताओ सही विराम चिन्ह का प्रयोग किस में किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न सही होगा वो आपका तीसरा वाला विकल्प सही होगा, मुझे क्या चाहिए मैं जानता हूँ। तो 74 नंबर में तीसरा सही होगा। 75 पे बढ़ते हैं, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। तो बताइए, ये चारों पढ़ो ध्यान से, उसमें बताओ निपात शब्द किस वाक्य में आया हुआ है। तो निपात शब्द का प्रयोग चौथे में हुआ है, भी। और इसमें निपात कौन सा है, ये वाला जो भी है यही हमारा निपात है, मैंने भी इसे देखा है, भी हमारा निपात है। आगे बढ़े, निम्न में से किस विकल्प में सही शब्द तद्भव है। तो तद्भव का जोड़ा कौन सा शब्द बना रहा है, ध्यान से पढ़िए, गलत नहीं करना है। तो ये जो पहला विकल्प दिया गया अंगरखा, ये भी तद्भव है, और अंगीठी ये भी तद्भव है, यानी दोनों शब्द यहाँ पर तद्भव के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरे वाले विकल्प में अंगोछा तद्भव है, यानी एक ही विकल्प तद्भव है। और इसमें तीसरे वाले विकल्प में आकार एक ही शब्द जो है आपका तद्भव है। और चौथे में आगे ये आपका एक शब्द तद्भव है। तो एक शब्द नहीं, दोनों शब्द जो तद्भव है वो पहले विकल्प में ही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, उर शब्द के अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। अच्छा, ये नहीं शब्द विशेष रूप से ध्यान रखना है, उर शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपका दुर्गा सही होगा। दुर्गा जो है उर शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बाकी के मन, स्तन और हृदय ये उर शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। आगे बढ़ें, इसको पढ़ो, इसमें बताओ कबूतर का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो 78 नंबर में कबूतर का पर्यायवाची कौन नहीं है, आसान है, ये पारिजात। पारिजात किसको कहते हैं, पारिजात एक कल्प वृक्ष होता है, उसी को हम लोग पारिजात कहते हैं। और बाकी के पारावत, परेवा और हारित ये कबूतर के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, परस्पर विलोम शब्द नहीं है। इसमें नहीं वाले शब्द बहुत सारे मिल रहे हैं, बताओ किसमें परस्पर विलोम शब्द नहीं है। तो कौन सा आपका सही होगा, इसमें पहला वाला सही होगा, हूत और आहूत, ये विलोम शब्द नहीं है, बाकी के सब में आपका विलोम शब्द ही दिया गया है, ठीक है। 79 नंबर में आपका पहला जो विकल्प होगा वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर हमें पोत प्लस दार इसका संधि बनाना है तो क्या बनेगा। पोत प्लस दार, इसकी जो संधि बनेगी वो पोतदार बनेगी, कहाँ पर है, पहले विकल्प में है। आगे बढ़ो, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो जो आपके दो विकल्प दिए गए हैं प्रत्येक विकल्प में, तो इसमें से दोनों शब्द इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास में क्या होता है, और शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे माँ और बाप, दाल और भात, पहला विकल्प आपका सही है। दूसरे विकल्प में आपका बेटा और बेटी रहेगा, लेकिन इसमें एक ही शब्द आपका सही है, ठीक है।
कृष्ण और अर्जुन, ये तीसरा वाला भी आपका इतरेतर जो है द्वंद्व समास है। तो इसमें दूसरे वाले में भी इतरेतर द्वंद्व समास है, बेटा और बेटी। तीसरे वाले में भी कृष्ण और अर्जुन, ये भी आपका द्वंद्व समास है। लेकिन दोनों शब्द सिर्फ पहले वाले विकल्प में ही हैं, दोनों शब्द द्वंद्व समास पहले विकल्प में है, इसलिए आपका पहला विकल्प ही सही रहेगा। आगे के वाले विकल्पों में एक एक शब्द आपका इतरेतर द्वंद्व समास है। 82 नंबर बढ़ते हैं। परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो नहीं शब्द को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। परा उपसर्ग बताइए किसमें नहीं आया है। तो जो परा उपसर्ग है वो उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। हाँ, तो ये आपका पराधीन में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें पराधीन में परा आ रहा है, ऐसा मत कहिएगा, इसमें पर आ रहा है। एक मिनट, सॉरी, इसमें पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पराधीन में पर उपसर्ग होता है। आगे बढ़ो 83 नंबर पर। निम्न में से किस विकल्प में अधिकरण जो कारक होता है उसकी अशुद्धि दिया गया है, यानी कौन सा गलत वाक्य है और गलत वाक्य किस कारण से है, ये अधिकरण कारक की अशुद्धि कारण है। तो कौन सा है भैया? देखो भैया, इसमें 83 नंबर में दूसरा वाला जरा ध्यान से पढ़ो। कुएं में कौन पानी भर रहा है? अरे कुएं में कब पानी थोड़ी भरा जाता है, कुएं पर कौन पानी भर रहा है, ऐसा वाक्य होता है। यहाँ में की जहाँ पे क्या होगा, पर होगा। कुएं पर कौन पानी भर रहा है, तो ये दूसरा वाला विकल्प आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो वाह आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं ना, तो आश्चर्य प्रकट करने के लिए होता है विस्मय बोधक वाक्य। तीसरा वाला आपका सही है। 85 नंबर पर चढ़ते हैं। झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, अगर इसके लिए हमें मुहावरा बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे? झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, इसके लिए लोकोक्ति अथवा मुहावरा बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे? तो इसके लिए जो मुहावरा होगा वो होगा, सही मुहावरा होगा, वो होगा एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। ये 5 आपके विकल्प हैं, इन्हें बताओ कि मुहावरे का सही अर्थ किसमें बताया गया है। मुहावरे का सही अर्थ किसमें बताया गया है? चारों विकल्प आपने पढ़ लिए। इसमें दूसरा वाला देखना, हवाइयाँ छूटना। हवाइयाँ छूटने का मतलब होता है रंग उड़ जाना। ठीक है, तो ये आपका दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाकी के इसमें जो दिए गए हैं वो गलत आपके दिए गए हैं, गलत अर्थ दिया गया है। आगे गुरु शिष्य के का जो संबंध होता है उसके आधार पर आपको एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को धीरे आप लोग पढ़िएगा, वीडियो पॉज करके, वीडियो रोक कर धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, धीरे धीरे आप इसको पढ़ लीजिएगा। एक बार पढ़ लेंगे तो सारे आप आंसर दे सकते हैं। अब इसके आंसर पर हम लोग आते हैं, प्रश्नों के आंसर पर आते हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो जो गद्यांश का सबसे अच्छा शीर्षक है वो गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में है, यानी चौथा विकल्प आपका सही होगा। भगवान ईसा ने अपने शिष्यों को अपने से महान क्यों मानते थे? तो अपने से महान इसलिए मानते थे क्योंकि उनमें ईसा मसीह से महान बनने की संभावना थी। ये आपका दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर में। भारत में गुरु शिष्य संबंध आजकल कौन से लोगों में पाया जाता है? तो गुरु शिष्य का जो संबंध है वो वर्तमान समय में साधुओं, संगीतकारों और पहलवानों में पाया जाता है। वे कौन से लोग हैं जो विवेकानंद की रचना को पसंद करते हैं? तो विवेकानंद की रचना को वो लोग पसंद करते हैं जो उनके जैसे बनना चाहते हैं, यानी कि चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। पुजारी शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीवाचक शब्द बन जाता है? ये अलग से है। तो पुजारी शब्द में अगर इन जोड़ दें तो क्या बन जाता है? पुजारिन। तो पुजारिन हमारा स्त्रीलिंग शब्द होता है, यानी कि यहाँ पर इन हमें जोड़ना है। इसके बाद हमारा अंग्रेजी के 10 प्रश्न स्टार्ट होते हैं, तो चलिए फटाफट इन्हें हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें से हमारा पहला प्रश्न है, आपको सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी शब्द, और किसका बताना है? इरी का। इरी का समानार्थी शब्द बताना है। तो अनेक पुस्तकों में जब इरी का आप मतलब ढूंढेंगे तो वहाँ पर इरी का मतलब भयानक लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर इरी का मतलब है अद्भुत। ठीक है, जो विचित्र चीज़ें होती हैं, अद्भुत चीज़ें होती हैं, वही यहाँ पर इरी का मतलब होता है। तो अद्भुत यहाँ पर कौन सा शब्द है? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब होता है अद्भुत, यही आपका सिनोनिम्स होगा किसका? इरी का। तो 92 नंबर में हमारा जो सही शब्द होगा वो चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ें। इसमें क्या करना है? विच द फ्लोइंग वर्ड ऑफ करेक्ट। हाँ, इसमें सही स्पेलिंग आपको ढूंढना है। डिसिप्लिन जो एक शब्द है, उस डिसिप्लिन शब्द की सही स्पेलिंग क्या होगी ये आपको बताना है। तो डिसिप्लिन की जो सही स्पेलिंग होती है वो आपका DISCIPLIN डिसिप्लिन होती है। ठीक है, दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है।
आगे बढ़ना है आपको, इसमें प्रीपोजिशन भरना है। ये वाला जो वाक्य है, इस वाक्य में प्रीपोजिशन क्या आएगा ये आपको बताना है। डू यू रिमेंबर गर्ल दैट वी सॉ द लास्ट नाइट। देखिए इसमें जो पिछले नाइट में जो गर्ल मिली थी, लड़की मिली थी, उसके बारे में बात हो रही है। तो किसके बारे में बात हो रही? गर्ल के बारे में। वो गर्ल जो पिछले रात में मिली थी। तो यानी कि अपनी मेमोरी को याद कर रहे हैं। ये एक यूनिक जो व्यक्ति है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार जब यूनिक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या आता है? वहाँ पर हमारा दा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दा गर्ल होगा, यहाँ पर दा भरा जाएगा। ठीक है, तो डू यू रिमेंबर द गर्ल, मतलब वो लड़की, दैट वी सॉ द लास्ट नाइट, जिसे हमने पिछली रात में देखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है? इसमें आपको भरना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाना है। ये आपका वाक्य दिया गया है। ठीक है, इस वाक्य को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। द कैप्टन सेड टू हिज मैन, यानी अपने आदमियों से कहा उसने, स्टैंड एट ईजी, मतलब आसानी से वहाँ पर खड़े रहो। तो जो कप्तान होता है वो आदेश देता है, कमांड देता है। तो कमांड किस में है? आपके चौथे में है। द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज। तो ये आपका चौथा वाला विकल्प। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख लीजिए कक्षा 10 वाली किताब से। कक्षा 12 वाले नहीं पढ़िएगा, उसमें ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। कक्षा 10 वाली किताब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, ये दोनों चीज़ सीख लीजिएगा। दोनों से एक एक प्रश्न आपको 100% मिलेगा। देखिए इसमें क्या करना है भैया, इसमें आपके अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होता है वो आपको निकालना है। कौन से नंबर में? ये 96 नंबर का क्वेश्चन है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे हिंदी में होता है वन वर्ड, उसी तरह अंग्रेजी में वन वर्ड होता है। तो यहाँ पर आपको अ हेटर्स ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, तो जो नॉलेज यानी ज्ञान से और लर्निंग सीखने, तो ज्ञान और सीखने के प्रति जो घृणा रखता है, हेट करता है, वो उसको हम लोग क्या कहेंगे वो आपको बताना है। तो चलिए सबके बारे में यहाँ पर धीरे धीरे सीख लेते हैं। तो पहला है, जो पहला वाला विकल्प है वो आपका क्या दिया गया है? बिब्लियोफाइल। तो बिब्लियोफाइल ये पहला वाला विकल्प दिया गया है। तो बिब्लियोफाइल उसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता है, पुस्तक प्रेमी जो होता है उसे बिब्लियोफाइल कहते हैं। अगला जो आपका लिखा गया है फिलोलॉजिस्ट, तो फिलोलॉजिस्ट ये दूसरा वाला लिखा गया है। दूसरा फिलोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो भाषाओं का अध्ययन करता है, भाषा विज्ञानी जिसे हम लोग कहते हैं। तो जो प्राचीन भाषाएं होती हैं, जो नई भाषाएं होती हैं, किसी भी भाषा का जो अध्ययन करते हैं उसे हम लोग भाषा विज्ञानी कहते हैं, यानी फिलोलॉजिस्ट कहते हैं। अब चौथे में ये स्पेलिंग गलत लिखा गया है। यहाँ पर ये आपका डबल जी नहीं है, सॉरी चौथे नहीं तीसरे में ये आपका डबल जी नहीं है, GY है। यहाँ पर GY पढ़िएगा। ठीक है, तो MISOG, डबल जी नहीं है, GY है, ये Y है। ठीक है, तो GYNST। तो मिसोजिनिस्ट, तो मिसोजिनिस्ट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, महिलाओं से घृणा करने वाले व्यक्ति को मिसोजिनिस्ट कहते हैं। स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, यहाँ पर गलत छपी हुई है। और अगला हमारा आखिरी वाला जो शब्द है मिसोलॉजिस्ट, तो मिसोलॉजिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो नॉलेज और ज्ञान के प्रति घृणा रखता है, यानी कि आपका चौथा विकल्प सही होगा। ऐसा व्यक्ति जो नॉलेज और ज्ञान के प्रति घृणा रखता है, द्वेष रखता है, ज्ञान का विरोधी होता है, उसे जो है मिसोलॉजिस्ट कहते हैं। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। और चारों विकल्पों के बारे में आप जान गए हैं किसका क्या मतलब होता है। अगले जो प्रश्न है इसमें भैया आपको क्या दिया गया है? एक गद्यांश दिया गया है लंबा चौड़ा। अच्छा, इतना कठिन आपके यूपी टेट के पेपर में नहीं आएगा। यहाँ तो कठिन दिया गया है, लेकिन इतना कठिन आपके यूपी टेट के पेपर में नहीं आएगा। इसको वीडियो पॉज करके आप आराम से पढ़िएगा। जो आपके प्राकृतिक स्रोत होते हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, मिनरल्स जो ऑयल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। हम पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट अपने क्वेश्चन आंसर पर आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो 97 नंबर से स्टार्ट होता है, स्टार्ट करते हैं। 97 नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि मैरीन डिपॉजिट्स अंडर द सी डू यू गेट डिकम्पोज्ड बिकॉज दे। तो ये जो आपका नेचुरल ऑयल निकलता है समुद्रों से, उसी के बारे में ये पूरा पैराग्राफ है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा, पूरा विकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये दूसरा वाला विकल्प आपका सही रहेगा। आर कवर्ड बाय द सैंड एंड स्लाइड बॉट बाय द करंट। तो ये आपका दूसरा वाला विकल्प 97 नंबर में सही है। आगे बढ़ते हैं।
सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, लैंड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑल डिपॉजिट्स बिकॉज, ऐसा क्यों बनी है इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपका भी दूसरा वाला जो है वो सही रहेगा। इट्स परस्यू प्रोसीड्स हिट्स एंड टर्न द डिपॉजिट्स ऑफ एनिमल क्रेसेस एंड प्लांट्स इनटू ऑयल। तो ये जो अवशेष थे जानवरों के और जो पेड़ों के अवशेष थे, उन्हीं से ऑयल हमारा बना है। ये सारी यहाँ पर लिखा है, कोई कठिन नहीं है। आपको किसका क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, ये भी जानने की जरूरत नहीं है। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें सेम टू सेम आपको मिल जाएगा, तो ज़्यादा परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये आपके फ्री के नंबर हैं, इसमें आप पैराग्राफ में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसका क्या मतलब होता है अगर वो नहीं पता है तो भी आपको इसका जो है आंसर मिल जाएगा पैराग्राफ में। इन ऑर्डर टू हैव मिनरल्स, ऑयल, हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कंबाइंड इनटू। तो कंबाइंड इनटू किसने हुए हैं, बेरिंग प्रॉपर्टीज़ में। तो कहाँ पर है आपका तीसरा वाला ये विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, कितना समय लगा ये सब बनने में, कितना समय लगा। तो ये सब बनने में आपका मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं। जो नेचुरल गैसें होती हैं, नेचुरल ऑयल हैं, उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं। चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 100 नंबर पर चलते हैं, 101 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। ए मोस्ट एपीटी टाइटल ऑफ द पैसेज। तो इस जो पैराग्राफ है इसका सबसे अच्छा टाइटल क्या होगा। तो यहाँ पर मिनरल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, कैसे बने हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा टाइटल होगा हाउ मिनरल्स ऑयल इज़ फॉर्म्ड। मिनरल्स ऑयल जो है वो कैसे बने हैं। ठीक, अब आगे हमारा 20 प्रश्न होंगे गणित के। तो भैया गणित के जो अगर आपको प्रश्नों सॉल्व करना है तो रोज़ शाम को 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको लाइव पढ़ाया जाता है। यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के लिए गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जाता है। तो अभी इस बुक के हम लोग प्रश्न सॉल्व नहीं करा रहे हैं, दूसरे बुक के प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं। और उसमें हमारा क्षेत्रफल वाला चैप्टर चल रहा है और टोटल 88 प्रैक्टिस सेट खत्म हो गए हैं। ठीक, 88 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं। तो अगर आप उन सारे प्रैक्टिस सेट को देख लेंगे ना तो ये सारे प्रश्न आपके बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर हम आपको सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं, आप कॉपी पेन लेकर इनको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 5, चलो मान लो ये 5 सेंटीमीटर वाला है, ये 3 सेंटीमीटर वाला है। ऐसा आपको जीवा बनानी है, इस पर लंब डालेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर होगी त्रिज्या का। यहाँ से इसको मिलाएंगे, ये 5 होगा। आप देख रहे हैं ये पाइथागोरस प्रमेय बन रही है, 3, 5 और ये हो जाएगा 4। आपको जल्दी जल्दी समझा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक 4 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 4 होगा। कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 8। ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगना है, कुल मिला के आपका आंसर 8 रहेगा। ठीक है, 103 नंबर में क्या सही होगा। यहाँ पर अगर आपको ना समझ में आए क्या करना है तो क्या करिएगा, यहाँ पर जो P का मान है ना सारे विकल्पों में रखिएगा। 3, 9 ये सारे विकल्प में P का मान रख के देखेंगे। जैसे अगर P का मान 3 रखेंगे तो 5, 1 मिनट ये क्या हो रहा है, हाँ P का मान अगर 3 रखेंगे तो 5, 1 और 3, 3। अब 9 से विभाजित कर दीजिएगा। अगर 9 से कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो दूसरा विकल्प चूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से इसको आप प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। 104 नंबर का जो, हाँ इसका आंसर बता देते हैं। 103 नंबर के प्रश्न में क्या आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा विकल्प चौथा वाला। ठीक है, आगे बढ़ें। 104 नंबर के प्रश्न में सबसे पहले आप इसका क्या बनाइएगा, भिन्न में परिवर्तित कर लीजिएगा। भिन्न में परिवर्तित करने के बाद फिर गुणा करिएगा और फिर उसको हम लोग दशमलव में परिवर्तित करेंगे। ऐसा आपको करना है 104 नंबर में। तो इसका जो आंसर रहेगा वो पहला वाला विकल्प ही बिल्कुल सही रहेगा। ये 105 नंबर का प्रश्न कैलकुलेशन करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एन का मान कितना आ जाएगा, 5 इसका एन का मान आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला इसमें लगा के सॉल्व कर लीजिएगा। इसका ट्रिक भी होती है, ट्रिक से आप डायरेक्ट 100% निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए ट्रिक याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसमें क्या करिएगा भैया, मूलधन को 100 रुपया मान लीजिएगा और मिश्र धन कितना हो जाएगा 8 गुना, यानी 800 रुपया आपका मिश्र धन हो गया। समय कितना है, 3 साल आपका समय दिया गया है। तो फार्मूला लगा के आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना रहेगा भैया, 100% इसमें आंसर रहेगा। 107 नंबर का प्रश्न बहुत ही आसान है, XYZ का मान इसमें आपको बताना है। इस प्रकार के प्रश्न हमने आपको सॉल्व कराए हैं। तो 107 नंबर में आपका जो विकल्प सही होगा वो विकल्प आपका चौथा वाला 1 हमारा आंसर रहेगा। देखो ये तो मौखिक प्रश्न आ गया।
दो घनों के आयतन का अनुपात कितना है 2764। तो आयतन का अगर घनमूल कर लेंगे तो भुजाओं का अनुपात निकल आएगा। तो 27 का घनमूल 3 हो जाएगा और 64 का घनमूल 4 हो जाएगा। तो ये भुजाओं का अनुपात निकल आया। आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल इसका वर्ग कर दो, तो क्षेत्रफल में वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 4 का हो जाएगा 16। तो 4 9 अनुपात 16 आपका आंसर है। बिल्कुल मौखिक प्रश्न है, कोई दिक्कत कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो ये भी बिल्कुल मौखिक है। 1 किलोग्राम है और 960 ग्राम का बटखरा प्रयोग करता है। तो अगर 960 ग्राम का बटखरा प्रयोग करेगा और 1 किलोग्राम वो तौलेगा, दूसरे से कोई ग्राहक आएगा, उसके 1 किलोग्राम के हिसाब से वो पैसा लेगा, लेकिन तौल कितना रहा है, 960 किलोग्राम तौल रहा है। तो फ़ायदा कितने का हो रहा है यहाँ पर, तो फ़ायदा हो रहा है 40 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा कहाँ से हो रहा है, 960 से हो रहा है। तो जो जिससे फ़ायदा होता है उसको नीचे लिखते हैं और गुणा 100 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा गुणा 100 करके। तो इसके 109 नंबर में जो आपका सॉरी भाई खांसी वांसी सब आती रहती, कांपता है। तो इसमें जो आंसर रहेगा ये आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा 110 नंबर का प्रश्न। इसमें भी आपका जो आंसर है चित्र बनाना पड़ेगा, चित्र बना के सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 111 नंबर पे। ये भी इस प्रकार के हज़ारों प्रश्न आपको करा चुके हैं। अगर आप इस ऐसे प्रश्न गलत करेंगे तो भैया अब क्या मतलब पढ़ने का ही। ठीक है, आगे बढ़े 112 नंबर में। 112 नंबर में कुछ नहीं करना है, समीकरण बना के सॉल्व कर लीजिएगा। औसत मान निकालना है, वर्ग नहीं करना है। इसमें जो फार्मूला होता है वर्ग फार्मूला होता है n+1 2n+1/6। इसमें वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। कहाँ तक, वर्गों का औसत निकालने का फार्मूला जो होता है वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। n का मान चलिए बता देते हैं। n का मान यहाँ पर कितना रहेगा, 47 रहेगा। कॉपी पेन लेके बैठिए और सॉल्व करिए। फार्मूला कौन सा लगाएगा, औसत निकालने का n+1, ठीक है, और आगे रहेगा 2n+1, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6। और कहाँ तक निकालना, 47 तक, इसलिए n का मान 47 है। यही आप इसमें रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या रहेगा, आपका पहला वाला विकल्प ही इसका आंसर रहेगा। चलो भाई आगे बढ़ें, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। गुणा भाग करना है, कौन सा कठिन है, सब आसान है। दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। इसको भी लिखना ही है, इकाई दहाई करके लिख लेंगे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, ये आपका पहला वाला विकल्प सही रहेगा। ये तो स्थानीय मान फ्री वाले प्रश्न है। स्थानीय मान कितनी बार बताएं, सबको पता है। पहला वाला विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। 116 नंबर का प्रश्न अगर आपको नहीं आता है तो कंफ्यूज मत होइए, त्रिकोणमिति आपको पढ़ाई जाएगी। बहुत सारे प्रश्न हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराए हैं, उसके बाद भी आपको त्रिकोणमिति पढ़ाई जाएगी। शाम को 7 बजे हमसे मिलिए, सारे चैप्टर खत्म कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो 116 नंबर में तीसरा वाला विकल्प आपका सही रहेगा। त्रिकोणमिति थोड़ा सा कठिन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वर्ग का जो विकर्ण है, विकर्ण को अगर दोगुना कर दें तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखो विकर्ण कितना था, अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर था, उसका दोगुना कर देंगे तो 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल में क्या होता है, वर्ग करते हैं। तो क्षेत्रफल में जब 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गुना होगा। तो कहाँ पर लिखा है 4 गुना, ये दूसरा वाला विकल्प में 4 गुना लिखा है। दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। इस प्रकार से मौखिक ही आप सॉल्व कर सकते हैं। 118 नंबर का प्रश्न, थोड़ा सा समीकरण बनाना पड़ेगा और इसको सॉल्व करिएगा। दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 119 नंबर में ये तो समीकरण बना के सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, ये मत कहिएगा कि हम यहाँ पर गणित के प्रश्न सॉल्व नहीं कर रहे हैं। भैया गणित हम लोग अलग से प्रैक्टिस सेट लाते हैं आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर अगर सॉल्व करने लगेंगे तो वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी। 120 नंबर के प्रश्न में जो आंसर होगा वो आपका पहला होगा, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न थोड़ा सा कठिन होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब आपको क्लियर हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों में अनुमानिक संबंध होता है। इसमें फार्मूला कौन सा सही है ये आपको देखना है। तो जो फार्मूला आपका सही, ये वाला फार्मूला आपका सही है। 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये वाला फार्मूला आपका बिल्कुल सही है। अब हमारा प्रश्न स्टार्ट होगा, रीजनिंग के 5 प्रश्न। सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप से है, तो लैक्टोग्राफ का संबंध किससे होता है, दूध की शुद्धता किससे नापते हैं, लैक्टोमीटर से नापते हैं। इसमें डी के विपरीत, ये तो मौखिक प्रश्न है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे घुमा दो। तो ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, ऐसे फिर घुमा दो। यहाँ पर ए के बाद ई है, ई के बाद डी है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्या मिला, सी। यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्या मिला, डी।
ए को पकड़कर हमने घुमाया है, ए को पकड़कर घुमाया है, तो ए को पकड़ के घुमाया तो बी और सी मिले पहले और दूसरे नंबर पे। ए को पकड़ के घुमाया तो यहाँ ई और डी मिले, तो तीसरे नंबर पर कौन मिला, सी और डी, यानी सी बराबर है किसके, डी के, तो यानी कि चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लिखना पड़ेगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। 24 नंबर में आपका दूसरा वाला जो विकल्प है, ये दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 25 नंबर में ये प्रतीकों का प्रयोग करते हुए प्रश्न को पॉज करके आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें जो आपका पहला वाला विकल्प है, यही पहला विकल्प सही रहेगा। ठीक है, प्रश्न पढ़ के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 26 नंबर में इसमें गुणा भाग करना पड़ेगा, चिन्ह बदलना है, बहुत आसान होता है, फ्री फंड के नंबर होते हैं, और तीसरा विकल्प इसमें आपका सही रहेगा। ठीक है, ये रीजनिंग भी आपको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास विज्ञान वाले और करंट अफेयर वाले प्रश्न बचे हैं, चलिए फटाफट उन्हें हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु कौन से हैं, तो सहजीवी कौन से हैं, इन दिए गए विकल्पों में राइजोबियम नाम का जो जीवाणु होता है वो सहजीवी होता है। अगले 128 नंबर में डिट्रेसर पेशियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तो डिट्रेसर जो आपकी पेशियाँ होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, तो यहाँ पर हमारा जो आपका कौन सा विकल्प है, मूत्राशय, चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। अस्थियों के जो बनने की प्रक्रिया होती है, जो हड्डियां बनने की प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं। कहाँ पर है, आपके पहले विकल्प में दिया गया है। फटाफट सॉल्व करते हैं, ये तो ऐसे प्रश्न हैं जो जबान पे आपको रटे होने चाहिए। अगला है क्लोस्ट्रीडियम, तो क्लोस्ट्रीडियम जो टिटेनी नाम का जीवाणु होता है वो किस रोग के लिए उत्तरदायी होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम का जो जीवाणु होता है, ये टिटेनी से यहाँ पर हम लोग समझ जाएंगे क्या है, टिटनस, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा पिरामिड का एक प्रकार नहीं है, तो उत्पाद पिरामिड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बाकी के हमारे तीनों पिरामिड होते हैं। 32 नंबर पर बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी पहल पर वन महोत्सव का आयोजन प्रारंभ किया गया, तो वन महोत्सव का जो आयोजन किया गया था के.एम. मुंशी और अर्णव पात्रा के मतलब इनके कहने पर वन महोत्सव चालू किया गया था, पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। किसी कक्ष में प्रतिध्वनि जितने समय गूंजती है वह समय क्या कहलाता है, तो किसी कक्ष में जो प्रतिध्वनि जितने समय तक गूंजती है उस समय को हम लोग अनुरणन काल कहते हैं, इसका एक अजीब सा नाम है। ठीक है, तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। गाड़ियों के पार्श्व दर्पण के रूप में क्या लगाया जाता है, तो गाड़ियों में जो दर्पण बगल में लगे रहते हैं उनके रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर गोलीय दर्पण होता है जो एक प्रकार से उत्तल दर्पण का कार्य करता है, यानी कि उत्तल, यानी कि दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। 135 नंबर पर चलते हैं। खींचे हुए तार में कौन सी ऊर्जा होती है, तो जो तार अगर हम लोग खींचे रहते हैं तो उसमें हमारी कौन सी ऊर्जा संचित रहती है, यांत्रिक ऊर्जा संचित रहती है। संवेग क्या है, संवेग किसके बना होता है, संवेग द्रव्यमान और वेग से बना होता है, तो वेग सदिश राशि है तो संवेग भी एक सदिश राशि होती है। संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग, अगर वेग सदिश है और वेग से ही संवेग बना है तो संवेग भी सदिश होगी। आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ की तरलता बढ़ने पर श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो किसी पदार्थ की जब तरलता बढ़ जाती है तो उसकी श्यानता जो होती है वो घट जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने ई सोर्स नामक प्लेटफॉर्म विकसित किया है, तो ई सोर्स नाम का जो प्लेटफॉर्म है वो मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है, IIT मद्रास। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के जो प्रमुख बनाए गए हैं उनका नाम है मनोज कुमार मांगे, ये आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आप करंट अफेयर देख रहे हैं ये पिछले साल वाले हैं, ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो करंट अफेयर्स को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये पिछले साल के करंट अफेयर्स हैं और आपको अगर आएगा तो इस साल 2023 वाला करंट अफेयर पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो सीमा सुरक्षा बल के जो महानिदेशक हैं वो पंकज कुमार सिंह हैं वर्तमान समय में। आगे बढ़ते हैं। एक भयंकर तूफान आया था जिसका नाम है इडा, ये कहाँ पर आया था, तो इडा जो तूफान था वो आया था आपके अमेरिका देश में, दूसरा विकल्प सही है। किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए ग्रीन वीज़ा लॉन्च किया है, तो ग्रीन वीज़ा जो लॉन्च किया है वो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर एशियाई देशों के हरित विकास हेतु विशेष पैकेज का ऐलान किया है, तो किस देश के साथ मिलकर ऐसा किया है, तो ऐसा किया है
यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के साथ। तो चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस 2021 का आयोजन कब किया था? देखिए, ये आपको 2021 वाला प्रश्न मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका जो सही होगा 24 जुलाई होगा। आपको इतना पुराना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पीडीएफ है ये 2022 की है, इसलिए यहाँ पर आपको इतने पुराने प्रश्न मिल रहे हैं। वर्तमान में केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन हैं? तो जो सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं उनका नाम है कुलदीप सिंह। पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है? तो गोल्डन राइस नाम का जो योजना चलाई जा रही है वो फिलीपींस में चलाई जा रही है, जहां पर वाणिज्यिक उत्पादन किया जाएगा। किसका? आपका ये जो धान होते हैं, ठीक है, राइस। हाल ही में चर्चा में रहा आर्मेक्स 21 जो युद्ध अभ्यास है वो किससे संबंधित है? तो आर्मेक्स 21 जो युद्ध अभ्यास है वो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर तो बिल्कुल ही आसान है, भारतीय सेना इसका आंसर ही होगा। फ्री फंड का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था उसमें पहला पदक किसने जीता था? पहला पदक जीता था मीराबाई चानू ने। आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। बीते दिनों चर्चा में रहा सुपरबिट क्या है? तो सुपरबिट के बारे में बताना है भैया, सुपरबिट क्या है? तो 49 नंबर में जो सुपरबिट होता है वो टेलीस्कोप है, एक प्रकार का टेलीस्कोप है। चौथा विकल्प आपका ये नासा और कनाडा के द्वारा बनाया गया टेलीस्कोप है। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। और आज का अपना आखिरी प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया? तो आचरण आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है वान की मून। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके टोटल 150 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। इन 150 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस जो प्रैक्टिस सेट से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई शिकायत करना चाहते हैं, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपके क्या क्या चाहते हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिससे आपका सुपर टेट और यूपी टेट इन दोनों परीक्षाओं को आप आराम से क्वालिफाई कर सकें, किस प्रकार की मदद चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम लोग सारी चीज़ों को पूरा करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।